वेलकम स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास। आप सभी को पहले तो 10th क्लास के रिजल्ट के लिए इन एडवांस बेस्ट विशेस। ठीक है। नाउ माय नेम इज राहुल अग्रवाल एंड आई विल टीच यू फिजिक्स इन जूनियर क्लास। ठीक है। नाउ सबसे पहले अपन को मालूम होना चाहिए कि हम जब साइंस में एडमिशन ले रहे हैं तो हमारे पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं, पीसीबी, पीसीएम एंड एग्रीकल्चर, यानी कि मैथ, बायो और एग्रीकल्चर, जिसमें से सबसे कॉमन होते हैं मैथ एंड बायो। तो आप चाहे मैथ्स लें चाहे बायोलॉजी लें, आपको फिजिक्स तो हर कंडीशन में ही पढ़नी पड़ेगी, ये तो फैक्ट है। ठीक है। तो फिजिक्स को हम पढ़ें उससे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स एक्चुअलिटी में है क्या। फिजिक्स एक्चुअलिटी में है क्या। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देता हूं फिजिक्स का, कि जो फिजिक्स वर्ड है, ये फिजिक्स वर्ड बना है ग्रीक कंट्री के एक वर्ड फ्यूसिस से। ग्रीक कंट्री का एक वर्ड है फ्यूसिस, यानी कि और थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, तो इसको हम लिखते हैं FUSIS। फ्यूसिस वर्ड से फिजिक्स बना है, जिसका जनरली मीनिंग होती है इसकी नॉलेज। इसकी जनरली मीनिंग क्या होती है? नॉलेज। ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज? नॉलेज मतलब नेचर। नॉलेज मतलब हम यहाँ जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं वो होगी नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन्स। किसके लिए हम नॉलेज गेन कर रहे हैं? नेचर के लिए और नेचुरल फिनोमेना के लिए हम जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं वो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस के अकॉर्डिंग होता है, और इस फ्यूसिस से ही बना है आगे जाके फिजिक्स। तो आप फिजिक्स की डेफिनेशन दे सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो जो ब्रांच नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन से डील करती है उस ब्रांच को हम बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। ये तो जनरल डेफिनेशन होती है, लेकिन आगे जाके जो साइंटिस्ट का नाम सुना होगा आपने, एल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने फिजिक्स की एक नई डेफिनेशन दी थी कि फिजिक्स है वो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स या मटेरियल्स, कुछ भी कह सकते हैं, एंड एनर्जी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशंस। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम प्रॉपर मैटर्स एंड एनर्जी की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं और इन मैटर और एनर्जी के रिलेशंस के बारे में भी हम स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम बोलेंगे फिजिक्स। किसके अकॉर्डिंग? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। जो उन्होंने लेटेस्ट डेफिनेशन दी थी फिजिक्स की, वो क्या है? The branch of science which deals with properties of matters and energy and their relation is known as physics. ठीक है? Is known as physics. Now हम बात करते हैं कि जो फिजिक्स है इसको हम पढ़ने से पहले, आगे फिजिक्स में कैरी ऑन करने से पहले हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो फिजिक्स है हम इसको आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो? फर्स्ट कहलाता है अपना क्लासिकल फिजिक्स। फर्स्ट कौन सा? क्लासिकल फिजिक्स। और सेकंड पार्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स। सेकंड पार्ट मॉडर्न फिजिक्स। ये कैसे डिवाइड किए गए हैं? ये डिवाइड किए गए जो 20th सेंचुरी से पहले की जो फिजिक्स है, बिफोर 20th सेंचुरी,
20th सेंचुरी से पहले जो भी प्रिंसिपल्स हैं, डिस्कवरीज हैं, टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, ब्रांचेज हैं फिजिक्स की, वो सभी हम क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं। कौन सी में? क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है। और 20th सेंचुरी के बाद में जो भी प्रिंसिपल्स हैं, टॉपिक्स हैं, नई ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, जो भी आगे जाके फंडामेंटल्स की डिस्कवरी हुई है, उन सभी को हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। किसमें पढ़ते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में। जैसे अपन बात करें कि क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन सी बातें आती हैं, तो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं क्लासिकल फिजिक्स की, जिनमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं मैकेनिक्स के बारे में। सबसे पहली ब्रांच कौन सी है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मोशन। लेकिन ध्यान रहे, मोशन कौन सी मोशन? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकल्स, रिजिड बॉडीज, बट उनकी जो स्पीड है वो लाइट स्पीड से बहुत कम होनी चाहिए। लाइट स्पीड जो होती है, लाइट स्पीड आप जानते हैं कितनी होती है? अपन लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हम लाइट स्पीड के बारे में जनरली लिखते आए हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स, इनमें हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स या रिजिड बॉडीज की मोशन के बारे में। किसके बारे में? मोशन के बारे में। कि लेकिन वो मैंने शर्त कंडीशन बताई थी, इस बात की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। अब मैकेनिक्स के अंदर भी कई सारी चीजें आती हैं, जैसे काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, स्टैटिक्स, एरोडायनेमिक्स और भी कई सारी चीजें आती हैं। उन सभी की अपन डिटेल्ड स्टडी करेंगे आगे के लेसन्स में, ठीक है। सेकंड ब्रांच की भी मैं बात करूं तो वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अंदर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है अपन सभी जानते हैं वो तो, और इसकी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो डिटेल्ड स्टडी होती है हम 12th क्लास में करते हैं, ठीक है। तो फिर भी अपन को मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और इसके मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाना क्या होती है? इलेक्ट्रिक मैग्नेट है, इलेक्ट्रिक मोटर है, या अपन बोलते हैं जनरेटर है। ये सभी जो इक्विपमेंट्स हैं वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड होते हैं, और वो किसके अंदर आती है? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, ठीक है। थर्ड ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स की भी हम बात करें तो वो है ऑप्टिक्स। कौन सी? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या है? ऑप्टिक्स में हम लाइट और उसके इफेक्ट्स, नेचर ऑफ लाइट क्या है, लाइट से जुड़ी हुई कौन कौन सी इंसिडेंट्स होती हैं, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो लाइट पे बेस्ड होते हैं, तो इन सभी चीजों की स्टडी हम करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल जो मेजरमेंट्स हैं, जो भी चीजें लाइट पे बेस्ड होती हैं, उन सभी की स्टडी हम किसमें करते हैं? ऑप्टिक्स में। और फोर्थ ब्रांच होती है इसकी थर्मोडायनेमिक्स। फोर्थ ब्रांच कौन सी होती है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है ये भी अपन जूनियर क्लास में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है हीट। जो हीट होती है उसे कैसे हम एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं, कौन कौन से लॉज होते हैं, कौन कौन से लॉ या रूल होते हैं जिनके बेस पे अपन हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर सकते हैं, हीट एनर्जी को। इंजन क्या होते हैं? पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है, एनर्जी को हम वर्क में या इंटरनल एनर्जी को हम वर्क को एनर्जी में कैसे ट्रांसफर करते हैं, इन सभी चीजों की पर स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो ये तो होती है क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच, मेनली मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये किसकी ब्रांचेस हैं? क्लासिकल फिजिक्स की। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स।
मॉडर्न फिजिक्स में ऐसी कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो जिनमें फर्स्ट नंबर पे आती है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। कौन सी? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स क्या थी क्लासिकल फिजिक्स में? मोशन, मानी कि स्टडी ऑफ मोशन। लेकिन मैंने वहां एक कंडीशन लगाई थी कि जो स्पीड है वो लाइट स्पीड से बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम ऐसे पार्टिकल्स की स्पीड यानी ऐसे पार्टिकल्स की मोशन क्या स्टडी करेंगे जिनकी स्पीड जो है इक्विवेलेंट टू लाइट स्पीड है, यानी ऐसे पार्टिकल्स जो अप्रोक्सीमेट लाइट स्पीड से मूव होते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। किसमें करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। सेकंड ब्रांच की हम बात करें तो वो होती है एटॉमिक फिजिक्स। कौन सी? एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम जो कोई भी मटेरियल है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, उन सभी में एक बेसिक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं एटम। इसको हम क्या बोलते हैं? एटम। तो उस एटम की स्ट्रक्चर के बारे में हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे कहते हैं अपन एटॉमिक फिजिक्स। क्या कहते हैं उसको? एटॉमिक फिजिक्स हम बोलते हैं, जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटम्स की जनरली फिजिक्स की अपन स्टडी करते हैं, वो क्या है? एटॉमिक फिजिक्स है। थर्ड आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। थर्ड कौन सी है? न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एटम के सेंटर पार्ट्स को हम न्यूक्लियस कहते हैं, उस न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, उस न्यूक्लियस के बिहेवियर, उस न्यूक्लियस से जुड़ी हुई रिएक्शंस और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट फोर्स, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, इन सभी चीजों की स्टडी हम करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। किसमें करते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स में हम उन सभी चीजों की स्टडी करते हैं। ठीक है। फोर्थ ब्रांच की हम बात करें वो होती है एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक्स। एक्रोस्टिक्स का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है एक्वाइन, एक ग्रीक वर्ड होता है अकॉइन, जिसका मतलब होता है टू हियर, यानी कि सुनना, कानों से सुनना। तो इसी से बना है एक्रोस्टिक्स। एक्रोस्टिक्स का हम स्टडी किसमें करते हैं? एक्रोस्टिक्स का मतलब है साउंड, साउंड की स्टडी करना, यानी साउंड को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, इन सभी चीजों की स्टडी हम करते हैं कौन सी ब्रांच में? अकॉस्टिक्स में। कौन सी में? अकॉस्टिक्स में, यानी साउंड की प्रोपागेशन के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये फोर्थ ब्रांच हुई कौन सी? अकॉस्टिक्स। एक और ब्रांच होती है वो है रिलेटिविटी। कौन सी है? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी जो है ये आइंस्टीन के द्वारा बनाई गई नई ब्रांच है, जिसका पूरा नाम होता है STR। ये तो अपन शॉर्ट में बोल रहे हैं, लेकिन पूरा नाम होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की कुछ कंसेप्ट के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन किया है एक STR ब्रांच में, यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं आइंस्टीन के जिन्हें हम प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन इस ब्रांच में दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या शॉर्ट में हम बोल देते हैं रिलेटिविटी। इसमें भी हम ऐसे पार्टिकल्स की, ज्यादातर ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं जो कि फ्री स्पेस से रिलेटेड होते हैं और लाइट स्पीड से मूव होते हैं। फ्री स्पेस से रिलेटेड है और लाइट स्पीड से मूव होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी हम करते हैं रिलेटिविटी में, जो कि एक बहुत वाइड ब्रांच है आइंस्टीन के द्वारा क्रिएटेड, जिसको अपन कंप्लीटली कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है। तो ये कुछ ब्रांचेस थी मॉडर्न फिजिक्स की, ये कुछ ब्रांचेस थी मॉडर्न फिजिक्स की। तो मैंने क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दोनों की ब्रांचेस को आपको थोड़ा सा
शॉर्ट में समझा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताता हूं जिनमें अपन कह सकते हैं कि जो फिजिक्स के कुछ एप्लीकेशंस हैं वो हर जगह यूज होते हैं। फिजिक्स का यूज हर जगह है। केमिस्ट्री में भी फिजिक्स यूज होती है, बायोलॉजी में भी फिजिक्स यूज होती है, मैथ में तो होती है, मैथ में फिजिक्स होती है, फिजिक्स में मैथ होती है। तो मैथ और फिजिक्स तो बिल्कुल इक्वलेंट अपन कह सकते हैं, लेकिन हर चीज में, हर ब्रांच में, हर सब्जेक्ट में फिजिक्स यूज होती है। हम जो भी काम करते हैं सुबह से शाम तक, उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। जैसे इसके कुछ एप्लीकेशंस की मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे फर्स्ट यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर, जो कि किस पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। तो फेराडे, माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच बनाई। माइकल फेराडे को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इन चीजों की स्टडी करते हैं और हम जानते हैं कि आज हमारे लिए कितने यूजफुल हैं। जानते हैं अच्छे से। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं, जैसे कि अपन जानते हैं टेलीविजन है, रेडियो है, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब चीजें हमारे लिए कितनी यूजफुल है। आज के टाइम में इनके बिना हम रह ही नहीं सकते। तो ये सभी जो चीजें हैं ये भी बेस्ड होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। वेव्स होती हैं कुछ जिनमें अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो ये भी जो फिजिक्स में आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन पे ही डिपेंड करती हैं। अपन सैटेलाइट की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में तो करते नहीं, फिजिक्स में ही करते हैं, लेकिन सैटेलाइट की स्टडी के बिना हम कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टडी करने की सोच सकते हैं क्या? कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हम कुछ भी नहीं सोच सकते विदाउट सैटेलाइट। और सैटेलाइट किस पे? फिजिक्स के अकॉर्डिंग होता है, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपन सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें एक्सरे की, एक्सरेज का यूज बायोलॉजी में कितना होता है? कहीं से भी हमारी हड्डी टूट गई, तुरंत एक्सरे करा के लाओ, या कहीं भी कोई प्रॉब्लम है बॉडी में तो एक्सरे कराओ। लेकिन एक्सरे कहां से आई? बायोलॉजी से तो नहीं आई, कहां से आई? फिजिक्स से आई थी। तो एक्सरे का कितना हम यूज करते हैं, और एक्सरे किसकी देन है? फिजिक्स की। और भी हम बात कर सकते हैं, कई ऐसे एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप जो हैं, कहां से आए? फिजिक्स से ही आए, लेकिन हम इनका कितना यूज करते हैं नॉर्मली। केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में यदि हम कोई भी एलिमेंट को देखना चाहते हैं, माइक्रो साइज के एलिमेंट है या कोई भी सेल है बायोलॉजी में, तो उसको देखने के लिए अपन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, और बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हम उनको देख नहीं सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहां से आया? ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल से। कहां से आया? ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल से। कुछ इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल से भी आया। तो ऑप्टिक्स को इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो बन जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, बुक में बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। और अपन बात करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये सभी चीजें हमारे कितने काम की हैं आज, और वो सभी चीजें बेस्ड होती हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। किस पे बेस्ड होती हैं? थर्मोडायनेमिक्स पे। और थर्मोडायनेमिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि फिजिक्स जो है हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और फिजिक्स हर सेक्टर में काम आता है, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, हर सेक्टर में फिजिक्स हमारे काम आती है। इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। फोर्स क्या होता है अपन जानते हैं, 10th 9th 10th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम बात यहाँ करना चाहते हैं कि नेचर के कुछ फंडामेंटल फोर्स हैं, वो क्या हैं, कौन कौन से हैं।
सबसे पहली बात तो फंडामेंटल फोर्स क्या होता है? फंडामेंटल फोर्स हम उसे बोल सकते हैं जिनके कंसेप्ट को, जिनके प्रिंसिपल को हम कभी भी गलत ना बोल सकें, इनका कोई भी अपन अपवाद ना ढूंढ सकें, यानी कि हम ऐसा कुछ भी ना कर सकें, ऐसा कोई भी चीज, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हम नहीं ढूंढ सकते जो इन फोर्सेस के प्रिंसिपल को गलत कहे, या ऐसे फोर्सेस हम बात कर रहे हैं जो किसी अदर फोर्स पे डिपेंड नहीं करते। ये जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर के, ये किसी दूसरे फोर्स पे डिपेंड नहीं करते, बट अदर फोर्सेस जो हैं इन फोर्सेस पे डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं? फंडामेंटल फोर्स होते हैं 4, टोटल 4 फोर्सेस हैं। कौन कौन से नाम लिख देता हूं मैं। फर्स्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ होता है न्यूक्लियर फोर्स, या अपन इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी बोल सकते हैं। तो 4 टाइप के फोर्सेस हैं अपने पास जिनको हम फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये अपन सभी जानते हैं। इसके बारे में जो प्रिंसिपल दिया था वो न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने। इसने क्या बताया था कि ये हमारे पास 2 बॉडीज हैं जिनमें मास है m1 और इसका मास मान लेते हैं अपन m2। तो ये दोनों बॉडीज जो हैं एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती हैं, और ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों मास के मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान के चलो इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं r, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये बात किसने बताई थी? न्यूटन ने। ये जो फोर्स है इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। हम कह सकते हैं, अपन इसकी रेंज को मेजर तो नहीं कर सकते, तो अपन कह सकते हैं इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट होती है। कैसी होती है? इनफाइनाइट। बहुत लॉन्ग रेंज का ये क्या है? फोर्स है। लेकिन हाँ, यदि हम अदर 3 फोर्सेस के कंपैरिजन में बात करें तो अदर 3 फोर्सेस के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है। सबसे वीक फोर्स होता है कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अपन यूनिवर्स में बात करते हैं कि सन के अराउंड जितने प्लैनेट्स है वो रोटेशन कर रहे हैं, मून है वो अर्थ के रोटेशन कर रहा है, और भी स्टार्स होते हैं। सबकी स्टेबिलिटी का मेन रीजन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना? ये ध्यान रहे। अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है चार्ज्ड पार्टिकल्स में। अपन बात करते हैं कि 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। होते हैं नहीं होते? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की सुना है। तो ऐसे पार्टिकल जो चार्ज्ड हैं, दूसरी बात ये रेस्ट कंडीशन में है, यानी स्टेबल कंडीशन में है, मूव नहीं होने चाहिए। ये चार्जेस मूव नहीं होने चाहिए। तो इनके बीच में जो लगने वाले फोर्सेस हैं उनको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बारे में आपको एक बात और मालूम होगी कि जो सेम चार्जेस हैं जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, इनमें अप्लाई होता है रिपल्शन फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? रिपल्शन फोर्स, जिसकी वजह से दोनों जो चार्ज हैं ये एक दूसरे से दूर हटते हैं। और यदि हम बात करें अपोजिट चार्जेस की, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इनमें अप्लाई होता है अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है? क्या होता है इसकी स्टडी अपन करेंगे 12th क्लास में। ध्यान रहे ये बेस्ड होते हैं कूलॉम्स लॉ पे। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आता है कूलॉम्स लॉ। तो ये जो फोर्सेस हैं वो कूलॉम्स लॉ पे डिपेंड होते हैं। ठीक है? बात करते हैं अपन वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। ध्यान रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इसकी रेंज भी हम कह सकते हैं इनफाइनाइट होती है।
इसकी रेंज भी इनफाइनाइट होती है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है इस फोर्स की, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ज्यादा होती है, लेकिन बाकी के दो फोर्सेस से कम होती है। यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अदर टू फोर्सेस से ये वीक होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ये अप्लाई होते हैं न्यूक्लियस में। किसमें अप्लाई होते हैं? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स की रेंज भी कितनी हो गई? 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर की हो गई इसकी रेंज। दूसरी बात है, कब अप्लाई होते हैं? अपन रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, 12th में पढ़ेंगे इसको। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स इमिट्स होते हैं। तो इनमें से हम बात करें बीटा पार्टिकल्स की, तो बीटा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से इमिट होते हैं, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तो इमिट होता ही होता है, लेकिन साथ में एक और पार्टिकल इमिट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो बोलते हैं। और ये अनचार्ज्ड होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस से जब बीटा डिके होता है, तो बीटा डिके में एक तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है न्यूक्लियस से और एक न्यूट्रिनो इमिट होता है। तो जो न्यूट्रिनो है, ये अदर पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता है। ये न्यूट्रिनो अदर पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी रेंज मैंने बताई थी आपको, 10⁻⁻15 मीटर रेंज होती है। और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटी से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स से वीक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। ये लगता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में। किसके बीच में अप्लाई होता है? न्यूक्लियॉन्स के बीच में। ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपन ग्रुप के फॉर्म में बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो ये प्रोटॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन पार्टिकल्स में बहुत ही पावरफुल अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इसकी रेंज तो 10⁻⁻15 मीटर ही होती है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो पावर है, वो सबसे हाईएस्ट होती है। इसकी पावर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। किसकी? न्यूक्लियर फोर्स की। इसकी रेंज सबसे कम है, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इन चारों फोर्सेस में। और इसकी जो नेचर है वो अट्रैक्शन नेचर, यानी कि केवल अट्रैक्शन फोर्स ही होता है ये। और इसी फोर्स की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल होता है। यानी कि अपन कहें कि न्यूक्लियस के स्टेबल होने का मेन रीजन क्या है, तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार फोर्सेस हैं जिनको अपन बोलते हैं नेचर के फंडामेंटल फोर्स। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। ये होते हैं नेचर के फंडामेंटल फोर्स। ठीक है, चार फोर्सेस होते हैं, कभी कभार इनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे, जैसे फंडामेंटल फोर्सेस थे, वैसे ही फंडामेंटल लॉ होते हैं नेचर के। जैसे चार फंडामेंटल फोर्स थे, वैसे ही चार फंडामेंटल लॉ होंगे नेचर के, जिन्हें अपन कंजर्वेशन लॉ भी बोल सकते हैं। कौन से लॉज बोल सकते हैं? कंजर्वेशन लॉज। ठीक है ना? कौन कौन से, अगर नाम देख लीजिए इनके। सबसे पहला तो होता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। कौन सा? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जिसके बारे में आप खूब पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में। दूसरा होता है चार्ज कंजर्वेशन लॉ।
ये भी अपन पढ़ेंगे एक बार। थर्ड होता है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ये आपने शायद 10th या 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, अपन इसको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ भी बोल सकते हैं। और लास्ट होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो ये 4 नेचुरल फंडामेंटल लॉज होते हैं जो कि फिक्स हैं। मैंने बताया था फंडामेंटल लॉज का मतलब जो किसी अदर लॉ पे डिपेंड नहीं करेंगे, बट अदर लॉज इन पे डिपेंड कर सकते हैं। ये फ्री हैं, इनको अपन कभी भी गलत प्रूफ नहीं कर सकते। तो अपन बात करते हैं सबसे फर्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की। क्या होता है, जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी को वर्क में, ऐसे कई तरह से अपन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंजर्व कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी को हम ना तो अलग से क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हम खुद डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो टोटल एनर्जी होती है यूनिवर्स की वो कंजर्व्ड होती है, इसको अपन बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। दूसरा आता है चार्ज कंजर्वेशन लॉ। ये डिफाइन किया जाता है एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ये किसके लिए डिफाइन किया जाता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम एक क्या होता है, जैसे थर्मस देखते हैं अपन, गर्म पानी का थर्मस है, तो उस थर्मस में क्या है, अपन जब एक बार गर्म पानी भर देते हैं उसमें, तो ना तो अपन बाद में उसको कुछ पानी ऐड कर सकते हैं ना ही उसमें से पानी को बाहर निकाल सकते हैं। और पानी जितना उस पानी का टेम्परेचर है, वाटर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, वो उतना ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम मटेरियल को ना तो बाद में एंटर करा सकते हैं और ना ही उसमें से मटेरियल बाद में हम बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और चार्ज कंजर्वेशन लॉ ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही डिफाइन किया जाता है। क्या होता है ये भी बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की तरह है कि किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। हम अलग से चार्ज को ऐड नहीं कर सकते ना ही वहां से चार्ज को हम बाहर निकाल सकते हैं। जो आइसोलेटेड सिस्टम के जो टोटल चार्ज हैं वो कंजर्व होते हैं। हाँ, ये है कि सिस्टम के अंदर हम चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं, उसी सिस्टम में, उस सिस्टम के बाहर नहीं, उसी सिस्टम के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जो टोटल चार्ज है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, उसे ही हम कहते हैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, थर्ड है अपना मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। मोमेंटम तो सभी जानते हैं ना, किसी भी बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड को हम मल्टीप्लाई कर दें तो नई क्वांटिटी कहलाती है मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या है, ये लॉ पे अपन आगे पढ़ेंगे। ये लॉ कहता है कि यदि किसी भी मूविंग सिस्टम, जैसे कि कोई गाड़ी है, कोई भागता हुआ दौड़ता हुआ कोई बच्चा है, तो कोई भी मूविंग सिस्टम है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है, तो यदि अपन किसी भी मूविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है, तो उसका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, चाहे उसकी स्पीड चेंज हो जाए चाहे उसका मास चेंज हो जाए, लेकिन उसका जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। कब, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन।
ये होता है रोटेशनल मोशन कर रही, सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई सिस्टम, उसके लिए हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या होता है कि यदि कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, अपन केवल सिंगल ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम सिस्टम की बात करेंगे। जैसे कि अपन गन से कोई भी बुलेट छोड़ते हैं या रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम। तो यदि कोई भी सिस्टम किसी भी सर्कुलर वे में मूव हो रहा है और इस कंडीशन में या तो उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं है, या यदि एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई हो भी रहा है तो उनका रिजल्टेंट जीरो है, यानी रिजल्टेंट टॉर्क कितना है? उस पे जीरो है। ऐसी मोमेंटम में भी रिजल्टेंट फोर्स कितना है? जीरो है। तो यदि रोटेशनल मोशन करने वाले किसी भी सिस्टम पे रिजल्टेंट अप्लाइड टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो ये चार फंडामेंटल लॉ होते हैं, इनकी डिटेल्ड स्टडी अपन आगे के चैप्टर्स में करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट लेसन है अपना फिजिकल वर्ल्ड, उसमें थोड़े थोड़े अपन के दे रखे कि अपन को ये चीजें इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो चैप्टर था एक ही लेक्चर का है, फिजिकल वर्ल्ड, ये फिनिश होता है। ठीक है ना, फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें अपन जनरली फिजिक्स का इंट्रोडक्शन ही पढ़ते हैं केवल, कि फिजिक्स आखिर में है क्या। 11th क्लास और 12th क्लास में हमको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा, तो ये चीजें हैं। आपको ध्यान रखना है बेटा, आप 10th से जूनियर में आए हो, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत आपको करनी होगी, लेकिन आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे तुरंत शेयर करें, डायरेक्टर्स के साथ शेयर करें, टीचर्स के साथ शेयर करें, लेकिन शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी डाउट क्लियर हुआ तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो हर डाउट को आप साथ के साथ क्लियर करते चलेंगे तो आपको फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट अपन चैप्टर कह सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड फिनिश होता है। कल से अपन मेन फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड यूनिट्स। क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट एंड यूनिट्स अपन कल इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना।